इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत होने के बाद, इसके ख़त्म होने के बाद तुम नहीं रह जाओगे। एंड मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा, कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, कुछ ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा। आई लिटरली क्राइड फॉर माई ओन एग्जिस्टेंस कि मैंने इस वीडियो को क्यों देखा, मैंने ये चीज़ें क्यों पढ़ी। ये वीडियो शुरू होने से पहले एक काम करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और जाकर कोई भी एक वर्स्ट से वर्स्ट टॉर्चर जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो उसको कमेंट करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है जो इस वीडियो को देखती है उसके दिमाग में कितनी ज़्यादा डार्क चीज़ें या कोई भी चीज़ आ सकती है। एंड इस वीडियो के एंड होने के बाद अपने उस कमेंट को इस वीडियो से कंपेयर करना, हम फॉर श्योर तुम इस चीज़ में हारने वाले हो। ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं फिर से तुमको वार्न कर देना चाहता हूँ कि अगर तुमको नहीं देखनी मत देखो। मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा इस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम खुद मनाओगे कि काश वो इंसान जो 20 मिनट पहले था वो मैं वापस बन जाऊँ। ईयर 1914 में जो सबसे पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उसका मेन कारण था बायोलॉजिकल वेपन्स। अब बायोलॉजिकल वेपन्स वो होते हैं जस्ट लाइक किसी बीमारी का, किसी वायरस का एज अ वेपन यूज करना अपने एनिमी के खिलाफ। सो इस एक चीज ने लाखों करोड़ों जानें ली थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, जिसकी वजह से 1925 में जो जिनेवा कन्वेंशन हुआ था उसमें इस चीज में स्ट्रिक्टली बैन लगा दिया गया था कि लाइक अब आगे से जितने भी वॉर्स होंगी उनमें कोई भी कंट्री बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज नहीं करेगी। बिफोर वी मूव इनटू दिस टॉपिक, एक चीज अपने दिमाग में रख लेना इस वीडियो को देखने से पहले कि इस वीडियो में मैं जिस जापान की बात करने वाला हूँ ये जापान और जो आज का जापान है इसमें लाख गुना अंतर है। क्योंकि आज को जो जापान है जिसको तुम इतना ज्यादा काम, इतना ज्यादा शान समझते हो, यही जापान 70-80 साल पहले इतना ज्यादा ब्रूटल, इतना ज्यादा बारबेरिक था कि खुद हिटलर भी फटती थी इस छोटे से देश से। एंड मैं कुछ ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, कुछ बढ़ा चढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि 100-150 साल पहले तक इस देश को कोई ठीक से जानता ही नहीं था, किसी ने इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया था और ये कह लो किसी को परमिशन ही नहीं थी यहाँ पर आने की। खैर शुरू से ही वहाँ पर शोगन्स का राज रहा है तो सुपीरियरिटी उनके खून में ही रही है, जिसकी वजह से जापान ने अपने हिस्ट्री में कुछ ऐसे क्राइम करे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके बारे में सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड मैं कुछ ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, इस टॉपिक को कुछ बढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम खुद इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे कि जापान ने अपने हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि कोई भी देश हो वो चाहे जितना ही ज़्यादा बारबेरिक हो, चाहे जितना ही ज़्यादा ब्रूटल रहा हो, टिल डेट तक किसी भी देश की हिम्मत नहीं हुई है कि वो कुछ ऐसा कर पाए। एंड इस चीज़ का तुम अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि 19वीं सेंचुरी तक जिस देश को कोई जानता ही नहीं था उसने 20 साल में ही अपने अंदर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया कि उस छोटे से देश ने एक रशिया जैसे बड़े देश को कुत्तों की तरह हरा दिया जस्ट टू प्रूव हिज एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। एंड एक ऐसा देश जिसके अंदर भूख लगी हो पूरी दुनिया को कब्जे जाने की, वो किसी एक ऐसी कन्वेंशन को तो मानेगा नहीं। सो इन 1930 जापानीज सर्जन जनरल शिरो इशी सामने आए एंड उन्होंने बोला कि हमें इस बायोलॉजिकल वेपन पे सबसे पहले रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि अगला वर्ल्ड वॉर कब हो जाए। बट इन वेपन के साथ एक दिक्कत थी कि इन वेपन्स को टेस्ट करने के लिए एक पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ती थी। एंड फॉर श्योर तुम इस चीज़ के लिए अपनी पॉपुलेशन पे तो इस चीज़ को टेस्ट करोगे नहीं। सो जापान के पास केवल एक ही रास्ता बच रहा था, चाइना, क्योंकि चाइना उस समय बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपने डेवलपमेंट के लिए। एंड जापान 20 साल में इतना ज़्यादा एडवांस तो हो ही चुका था कि वो चाइना को चींटियों की तरह मसल दे। सो इन 1932 शी वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ आर्मी एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड रिसर्च लेबोरेटरी। एंड आयरनी की बात ये थी कि पब्लिकली इस एसोसिएशन को बनाया गया था उन डिसीजेस की क्योर के लिए जो कि जानलेवा हैं, बट उल्टा ये जो एसोसिएशन थी ये ऐसी ही तरीके के और नए डिसीजेस ढूंढ रही थी जिससे किसी इंसान को मारा जा सके।
एंड इसी का ही एक सब डिवीजन टोगो यूनिट चाइना के मंचूरिया में प्रेजेंट था, जहां पर जोग्मा फोर्ट्रेस को मॉडिफाई किया गया था इस यूनिट के लिए। सो बेसिकली इन यूनिट्स में होता ये था कि जितने भी चाइनीज सिविलियंस हैं उनको बंदी बना के लाया जाता था एंड इस फोर्ट्रेस के अंदर जो शेल्फ बने हुए थे उसके अंदर फेंक दिया जाता था, जहाँ पर उनको खिलाया पिलाया जाता था, हेल्थी बनाया जाता था। इसके बाद उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए जाते थे। नाउ ये तो थी हिस्ट्री, बट अब यहाँ से ये वीडियो एक्चुअल में डार्कर टर्न लेना शुरू करेगी। एंड अगर तुमको अभी भी ये वीडियो छोड़ के जाना है यहाँ से तो तुम छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि अब यहाँ से तुमको कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी जो फॉर श्योर तुम्हारा माइंड फक कर देंगी। नाउ जो यहाँ पर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया जाता था वो है विविसेक्शन ऑफ बॉडीज, यानी जिंदा शरीरों को चीरा जाता था सिर्फ ये स्टडी करने के लिए कि किस फेज में कितना टाइम लगता है एक शरीर से पूरे ब्लड को पास आउट होने में। एंड द मोस्ट वर्स्ट एंड द ग्रूसम एक्सपेरिमेंट वाज दैट कि उनके अंदर डिसीजेस को इंजेक्ट किया जाता था एंड हर फेज में उनकी बॉडी को चीरा जाता था जस्ट टू स्टडी कि उस बॉडी के अंदर वो डिसीज फ्लो कैसे कर रही है। बट आई गेस दिस वाज द लीस्ट पॉसिबल पेनफुल वे टू बी डाइड बाय जापानीज, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा यूनिट था, इसको गवर्नमेंट से भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था एंड यहाँ पर काम करने वाले भी सारे रिसर्चर्स ही थे, कोई मिलिट्री सपोर्ट यहाँ पर नहीं था, जिसकी वजह से ही 1934 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रिजन आउटब्रेक हुआ एंड बहुत से चाइनीज भाग गए कंट्री साइड में ही। आगे चलकर यहाँ पर बम्बार्डिंग हुई एंड कुछ टाइम बाद ही टोगो यूनिट पूरी तरह से तबाह हो गया। नाउ इसके बाद टोगो यूनिट तो तबाह हो ही गया था, बट अनफॉर्चुनेटली जापान को ये तरीका बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिसकी वजह से ही इस बार गवर्नमेंट ने भी इस चीज में साथ दिया, उन्हें फंडिंग, मिलिट्री सपोर्ट सब कुछ प्रोवाइड किया गया एंड एक जापानीज कंट्रोल्ड चाइनीज इलाके में ही लगभग 150 बिल्डिंग जितने बड़े एक जायंट कॉम्प्लेक्स को बनाया गया एंड इस यूनिट का नाम था यूनिट 731। यूनिट का जो हेड था वो था जनरल शिरो इशी एंड यहाँ से शुरू होता है द लिविंग हेल ऑफ जापान। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जब तुम इस बिल्डिंग में, इस कॉम्प्लेक्स में एंटर करोगे तो तुमको एक वेलकम सेंटर से होकर गुजरना पड़ेगा एंड इन 150 बिल्डिंग में बहुत सी ऐसी एक्सप्लोर करने वाली चीजें रखी हुई थी, मगर एक ऐसे डिटेंशन सेंटर में, एक ऐसी जगह पर इन सारी चीजों का क्या काम। एक्चुअल में ये जो 150 बिल्डिंग्स थी, ये जितने भी अंदर एक्सप्लोर करने वाली चीजें थी, ये जितने भी ये जो वेलकम सेंटर था, ये सब बस एक छलावा था बाहर की दुनिया से बचने के लिए। यू कांट इवन इमेजिन जापानीज कितने ज्यादा डेस्परेट हो गए थे इसके पीछे कि उन्होंने एक 150 बिल्डिंग जितने बड़े जायंट कॉम्प्लेक्स को बिल्ड कर दिया था सिर्फ बाहर की दुनिया से बचने के लिए। ये सारे डिटेंशन सेल्टर्स, ये सारी सेल्स जो बनाए गए थे, ये एक्चुअल में बिल्डिंग के नीचे बनाए गए थे एंड यू वॉन्ट बिलीव इनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी कि एक टाइम पर यहाँ पर 2 से 3 लाख लोगों को भरा जा सकता था। सो बेसिकली व्हाट दे रियली डू कि जब भी उनको किसी इंसान का एक्सपेरिमेंट करना होता था तो वो उस इंसान को एक कार के अंदर भरते थे जिसमें कोई भी खिड़की नहीं होती थी, फॉर श्योर इसीलिए ताकि वो इंसान अगर वापस से भागना भी चाहे तो वो इस जगह को रिलोकेट ना कर पाए। उस इंसान को उस कार में वो भरते थे, लाकर अंदर शेल्फ में पटक दिया जाता था। उनको अंदर भेजने से पहले उनके अंदर एक वैक्सीन इंजेक्ट कराई जाती थी। एक्चुअली में वो कोई वैक्सीन नहीं थी, दोज वर एक्टिव एंटीजेंस ऑफ दोज डिसीजेस जिस पे वो उस समय स्टडी कर रहे थे। नाउ वो पार्ट जो मैं शुरू से इग्नोर करते हुए आया था, व्हाट वर द एक्सपेरिमेंट्स दैट वर डन हियर, व्हाई दिस प्लेस वाज कॉल्ड द लिविंग हेल ऑफ जापान, एंड ऐसी कौन सी यातनाएं थी जिनको सुन के खुद हिटलर की भी फटके हाथ में आ जाती थी। देखो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम चाहो तो इस वीडियो को यहाँ से छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आई गेस तुम अपनी मेंटल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे अगले कुछ मिनट इस वीडियो के देखकर। सो बेसिकली जैसे कि टोगो यूनिट में होता था कि वहाँ पर लोगों को काट दिया जाता था, उनको भूखा मार दिया जाता था। आई थिंक दिस वॉज द लीस्ट पेनफुल वे ऑफ डाइंग हेयर एंड वो इंसान खुश नसीब होता था जो इस यूनिट में इस तरीके से इतनी जल्दी अपनी मौत को पा जाता था। एंड वहीं के ही एक रिसर्चर का एक इंटरव्यू भी मुझे मिला है जिसमें उसने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब उसने सबसे पहली बार किसी एक ह्यूमन बॉडी को काटा था। एंड तुम खुद पढ़ सकते हो उसने क्या लिखा है। नाउ वन मोर थिंग, उस डिटेंशन सेंटर में जब किसी को ले आया जाता था तो उन लोगों का एक स्पेशल नाम होता था।
मरूटा, जिसका मतलब होता है लॉक्स। एंड ये नाम उनको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए दिया जाता था। लाइक वो आमतौर पर ऐसे ही बात करते थे, आज कितने लॉक्स काटे गए, कितने लॉक्स आज जलाए गए। एंड ऐसा बहुत बार होता था कि वो जिन इंसान को पकड़ के लाते थे उनमें प्रेग्नेंट लेडीज भी होती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो उन पर भी कोई रहम नहीं खाते थे। वो उनके बॉडीज को भी काट देते थे जस्ट टू स्टडी कि वो जो फीटस उनके पेट के अंदर ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। दिस इज जस्ट फक्ड अप मैन। कई बार तो ऐसा होता था कि वो किसी बॉडी को काटते थे एंड काटने के बाद उस बॉडी को वापस से शेयर देते थे, ये चेक करने के लिए कि क्या ये बॉडी दोबारा से रीग्रोथ करती है या फिर मर जाती है। यू कैन रीड दिस। कई बार ऐसा होता था कि जो बॉम्ब्स की एफिशिएंसी है उसको चेक करने के लिए इन लॉक्स को एक कतार में खड़ा किया जाता था एंड कई रेंजेस से उन बॉम्ब्स को फेंका जाता था, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि किस रेंज से कितने लोगों के चीथड़े उड़ते हैं। आयल से जो लोग वहाँ पर कट के मरते थे वो बहुत ही ज़्यादा नसीब वाले होते थे कि उनको इतनी जल्दी मौत मिल जाती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि उन लॉक्स को पॉइजनस गैसेस का शिकार बनाया जाता था। एंड तुम खुद पढ़ सकते हो कि अपने आंखों से ये मंजर देखने में कितना ज़्यादा भयावह लगता था। ना ये वो तरीके थे जो बाकी की कंट्रीज में भी होते थे। जर्मनी जैसी कंट्रीज में ये भी आम चीज़ें ही थी। तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो इसको जर्मनी या फिर बाकी कंट्रीज से भी अलग बनाती थी? वो है इनके तरीके तड़पाने के। कई केसेस में इन लॉक्स को एक लो प्रेशर चेम्बर में डाल दिया जाता था जहां पर ये मेजर किया जाता था कि कितने लो प्रेशर पे जाकर उन सब्जेक्ट्स की जो आंखें हैं वो सॉकेट से बाहर आ जाती हैं। कुछ केसेस में उन बॉडीज को आग नहीं बल्कि हाई टेम्परेचर में एक्सपोज कर दिया जाता था, ये चेक करने के लिए कि कितनी हीट पे जाकर उनकी बॉडी मेल्ट डाउन करना शुरू करती है। वाइल इन सम केसेस उन बॉडीज को उल्टा लटका दिया जाता था, ये चेक करने के लिए कि कितने टाइम बाद उनके पूरे शरीर का जो ब्लड है वो सर के जरिए फट के बाहर आ जाता है। ना देखो, जब ऐसी चीजें होती थी तो रोजमर्रा में सैकड़ों डेड बॉडीज बाहर आती थी। तो उन डेड बॉडीज का क्या होता था? कुछ नहीं, एक बड़े से गड्ढे में उन सारी डेड बॉडीज को फेंक दिया जाता था, वो वहीं पर सड़ती रहती थी। देखो, अभी तक मैंने जितने भी ये एक्सपेरिमेंट्स बताए ये फिर भी एक तरीके से नॉर्मल थे, बट अब मैं वो एक्सपेरिमेंट्स तुमको बताने वाला हूँ जो खुद शैतान भी नहीं सोच सकता। एंड आई गेस इस तरीके के एक्सपेरिमेंट तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। फर्स्ट वन इज कि एक इंसान की बॉडी से उसके मैक्स पॉसिबल ब्लड को निकाल लेना जितने में उसकी जान न जाए। देन उसकी बॉडी में एक घोड़े या फिर खच्चर के ब्लड को भरना, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उसकी बॉडी इस चीज को कैसे रिएक्ट करती है। सेकंड वन इज दैट उसकी बॉडी को लीथल एक्सरेज के सामने एक्सपोज कर देना, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उसकी बॉडी में कितना टाइम लेती है एक्सरे पूरी तरीके से पेनिट्रेट करने के लिए। थर्ड वन, एक इंसान के ब्लड को निकाल के दूसरे इंसान की बॉडी में डाल देना, वहीं दूसरे इंसान के ब्लड को निकाल के पहले की बॉडी में डाल देना, बस ये देखने के लिए कि दोनों बॉडी से रिएक्ट कैसे करती हैं। आई गेस दिस वाज द मोस्ट फक्ड अप चीज जो मैंने आज तक सुनी है। जब भी उनको पॉइजनस गैसेस के सामने एक्सपोज किया जाता था, धीरे धीरे उस चैम्बर में गैसेस भरती थी एंड उनके मुंह से कफ का बाहर आना, खांसना, अपने सामने देखना कि सब कुछ ब्लर आउट हो रहा है, वो मर रहे हैं, अपने आंखों के सामने उस मौत को देखना। दिस वाज जस्ट, मैं बता नहीं सकता मैं इस समय क्या फील कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ चाइनीज के साथ ही किया जाता था। कई बार ऐसा भी होता था कि इन चीज़ों से डील करते वक्त जो रिसर्चर्स होते थे वो खुद इन्फेक्ट हो जाते थे एंड अनफॉर्चुनेटली यही सेम चीज़ उन रिसर्चर्स के साथ भी करी जाती थी। यू कैन इवन रीड, जब एक रिसर्चर को ऐसे ही डील करते वक्त इन्फेक्शन हो गया तो कैसे ही उसके दोस्त ने उसको सबके सामने काट डाला। नाउ इस वीडियो का सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग पार्ट जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अभी तक जितनी भी चीज़ें सुनी ये सुन के तो बस मेरी इंसानियत मरी थी, बट डीप डाउन रिसर्च करने के बाद इस यूनिट की मुझे कुछ ऐसी घिनौनी बातें पता चली जिनको सुनने के बाद बस मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैं इस धरती पर क्यों, इस नर्क में मैं क्यों। मैं बता नहीं सकता इस समय क्या फील कर रहा हूँ, क्योंकि रिसर्च करते वक्त मुझे कुछ ऐसी भी चीज़ें पता चली जिसको सुन के बस मेरा इंसानियत से भरोसा उठ गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि ये रिसर्च सिर्फ बड़ों पे ही नहीं,
छोटे बच्चों पे भी करी जाती थी। एंड ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स थे जो छोटे बच्चों पे किए जाते थे। लाइक छोटे से मेरा मतलब वो भी जो पैदा तक नहीं हुए थे। कई बार ऐसे केसेस होते थे कि बच्चे पैदा भी नहीं हुए होते थे एंड पेट से काट के उन बच्चों को निकाला जाता था एंड एक बहुत ही भारी चीज के नीचे रख कर कुचल दिया जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो बच्चे कितना ज़्यादा प्रेशर टैकल कर सकते हैं। एंड मुझे अभी भी एक केस याद है जिसमें एक छोटा सा बच्चा था, मेनली 1.5-2 महीने का रहा होगा। उसको लिया, उसको फ्रॉस्ट बाइट यानी कि बर्फ में जमाया गया। देन उसके बाद उसके ऊपर उबलता हुआ पानी डाल दिया गया जस्ट टू सी कि उसकी बॉडी दोबारा अपने आप को रिफॉर्म करती है या नहीं। मैंने बोला था ना कि वीडियो के एंड होते होते तुम्हारी मेंटल पीस की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो सुनो, देयर वाज वन सेक्टर जहाँ पर एसटीडीज की स्टडी करी जाती थी। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मेनली सिफिलिस। नाउ इस डिजीज की स्टडी करने के लिए किसी का इन्फेक्ट होना भी तो ज़रूरी है ना। सो व्हाट दे रियली डिड कि वो एक मेल को लेते थे जिसके अंदर एसटीडी मेनली सिफिलिस का इंजेक्शन देते थे एंड एक फीमेल जो कि नॉन इन्फेक्टेड थी उसके साथ उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। उस कमरे में ऑफिशियल्स भी होते थे एंड उनको फोर्स किया जाता था मीट करने के लिए। एंड अगर कोई भी इंसान उनमें से मना करता था तो उसे ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाती थी। तुम खुद पढ़ सकते हो ये इंसिडेंट एक्चुअली में दिखता कैसा था। एंड ये सिर्फ यही नहीं ख़त्म होता था, ये सिलसिला तब तक चलता था जब तक उस लड़की को फाइनली वो इन्फेक्शन नहीं हो जाता। फिर चाहे एक इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान, 4, 5, 10, 15, 20, 50, चाहे जितने इंसानों के साथ उसको मेट करना पड़े, सबके साथ उसको इंटरकोर्स करना पड़ता था। एंड जब फाइनली उस लड़की को वो इन्फेक्शन हो जाता था तो लड़की को तो मेनली बाकी के एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर लिया जाता था, बट जो लड़की होती थी उसके साथ 2 पॉसिबिलिटीज़ होती थी। पॉसिबिलिटी नंबर 1, या तो उस लड़की को उसके बाद काटा जाता था ये चेक करने के लिए कि लड़की में ये डिजीज कैसे स्प्रेड हो रही है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, जब वो प्रेग्नेंट होती थी, उसका जब बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले उस माँ को काटा जाता था ये देखने के लिए कि माँ के अंदर, क्योंकि बर्थ देने के बाद बॉडी दूसरे तरीके से वर्क करती है, तो माँ के अंदर एसटीडी कैसे फैल रहा है। एंड उसके बाद उसके बच्चे को काटा जाता था ये चेक करने के लिए कि बच्चे के अंदर वो एसटीडी आया है या नहीं, एंड अगर आया है तो किस तरीके से बच्चे के अंदर वो एसटीडी फैल रहा है। नाउ काफ़ी बार ऐसा होता था कि वो किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हैं एंड उनके पास टेस्ट सब्जेक्ट कम पड़ते थे। मेल फीमेल्स की तो कमी उनको होती नहीं थी। मोस्टली ये दिक्कत आती थी इन्फेंट्स के केस में। तो इन्फेंट्स को वो कैसे मैनेज करते थे? इस कंडीशन को टैकल करने के लिए वहीं पे जो फीमेल्स होती थी उनका वो रेप करते थे। एंड एक सबसे घिनौना केस है जो मैंने पढ़ा, मेरी आत्मा काँप गई थी। शायद मैं वो यहाँ पर बोल भी नहीं पाऊँगा, चैनल टर्मिनेट हो सकता है, मगर तुमको जानना है ना, तुम खुद पढ़ लो। मैं अभी बता नहीं सकता मैं कैसा उस समय फील कर रहा था जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा। अभी भी मैं नहीं बता सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ ये बोलते वक्त। बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि नर्क कहीं और नहीं, यहीं पर है। एंड राक्षस कोई एंटिटी नहीं, हम सब हैं। तुमने डार्क वेब टॉपिक के अराउंड कई सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, कई सारे सेक्स स्कैंडल्स के बारे में तुमको पता होगा, लाइट डिजीज डिस्ट्रक्शन। बट इतना तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी इंसिडेंट इसके आसपास भी नहीं आता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें इस यूनिट के रिगार्डिंग मैंने पढ़ी हैं जो कि मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। ऑल्दो मैंने बहुत सी चीज़ें बोल दी हैं, बट इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मैं यहाँ बोल दूँगा फॉर श्योर ये चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा गंदी बात ये थी कि इसमें से काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जो एक्चुअल में फिल्म करे गए थे बट वो कभी बाहर नहीं आए। खैर, आफ्टर द बम्बार्डिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी, फाइनली द टेरर ऑफ इंपीरियल जापान कम टू एन एंड। बट ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं हुई थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अभी स्किप कर दी हैं क्योंकि ऑल्दो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। बट अगर तुमको इंटरेस्ट है इंपीरियल जापान के बारे में इन डेप्थ जानकारी लेने के लिए तो इस वीडियो में बस 20 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देना। मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ तकरीबन 1 घंटे की कोई एक वीडियो डाल दूँ, मे बी पॉडकास्ट टाइप की होगी, उसमें मेरे साथ कुछ और लोग भी होंगे। वो मेरे लिए भी नया होगा, तुम्हारे लिए भी नया होगा। सो अगर ऐसा कुछ तुम देखना चाहते हो तो बस इस पर 20 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देना। खैर,
इस वीडियो के लिए इतना ही, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे डार्क कंटेंट से दूर रहो, ऐसी चीज़ों को कभी भी सर्फ मत करो, सेफ रहो, स्वस्थ रहो। इन लोगों ने मेरे 3 घंटे खाए हैं, 4 घंटे खाए हैं, और देखते रहो नाइटमेरिश शो। राधे राधे।